Hello everyone, welcome to another part of Surviving as a Adopted Daughter of the Genius Duke। तो इस पार्ट के स्टार्ट पिछले पार्ट के एंड से होती है। बहुत तेजी से हवाएं चल रही होती, पत्तियां इधर उधर घूम रही होती हैं हवाओं के दबाव से। और कैलिन के सामने रीना मौजूद थी और कैलिन उसे कहता है, चलो ठीक है, तुम कहती हो कि ये सारी की सारी गलतफहमी है। इसके बाद वो उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है कि इसका मतलब आखिर क्या है कि तुमने उसे ये कह के माफ कर दिया कि अगर उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लेडी भी आती है तब भी तुम उसके साथ रहने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो। आखिर ये क्या मजरा है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। उसकी इस बात पर रीना की बोलती बंद हो गई थी और वो ये कहती वो असल में ये बात थी। फिर वो अपने मन में कहती है कि मैं ये बात बिल्कुल भी कैलिन को नहीं बता सकती, असली हकीकत मैं उसको नहीं बता सकती कि मेरी और हैद की असल में कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट हुई हुई है। फिर वो कैलिन से कहती है कि कैलिन मैं तुम्हारा अप्रिशिएट करती हूँ जो तुम कजन मेरे बारे में कर रहे हो। लेकिन कैलिन उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है अभी और इसी वक्त उससे अपनी एंगेजमेंट को तुम तोड़ दो। उसकी इस बात पर पहले तो वो काफी देर तक खामोश होती है और फिर वो बहुत ज्यादा फिक्रमंदी में कहती है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। जिस पर कैलिन कहता है, तुम जानती हो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है सिस्टर। अगर तुम इस बारे में परेशान हो कि अगर तुम अपनी एंगेजमेंट तोड़ दोगे तो फादर तुम्हें वो नहीं करने देंगे जो कि तुम चाहती हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन रीना उससे अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर कैलिन उसको कहता है, क्या तुम उसको इस हद तक पसंद करती हो या फिर इस वजह से कि तुम्हारे दिल में उसके लिए किसी किस्म का गिल्ट है, किसी किस्म का रेडिकुलस सेंस जो कि तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। रीना उसको कहती है कि कैलिन चुप कर जाओ प्लीज। और कैलिन को उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे उसकी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है इस वक्त। तो वो उससे कहती है कि तुम मेरे और उसके बीच में बोलना बंद कर दो और अब दोबारा इस तरह की बातें तुम नहीं कर सकते। और ये कहते हुए कि वो यहाँ से अब जा रही है, मेरे सामने दोबारा इस तरह की बातें ना करना। कैलिन उस जगह पर अकेला खड़ा रह जाता है और वो गुस्से के मारे अपने दांत पीसना शुरू कर देता है। इतने में पीछे से एस्मी आती है और कहती है, क्या मैंने कुछ ऐसा करा जो कि नहीं करना चाहिए था? क्या मैंने तुम्हारे कहे अनुसार नहीं करा है? जिस पर और आगे कहती है कि तुम्हारा शायद मुझे लगता है कि वो एक्सप्रेशन वो रिएक्शन तुम्हें नहीं मिले जो कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कैलिन उसकी बात को सुनकर अपने वालों को सहलाते हुए कहता है, नहीं ठीक है, बस के पास सही है। फिर एस्मी उससे हंसते हुए कहती, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैंने जो तुमसे रिक्वेस्ट की थी वो मुझे अब करो और मेरी स्वाट ट्रेनिंग में मेरी मदद करो। इतने में कोई पर्सन उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा था। वो सेकंड प्रिंस था जो कि कहता, यंग मास्टर कैलिन, एलिंग हंटिंग टेक्निक की डेमोन्स्ट्रेट में मेरी हेल्प कीजिए। जिस पर एस्मी काफी ज्यादा स्माइल करती हुई और खुश होती हुई उससे कहती है कि मैं इस बारे में श्योर बिल्कुल भी नहीं हूँ, शायद मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प तो कर सकती हूँ, मुझे लगता है शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इसके बाद सीन थोड़ा सा पास्ट में जाता है और हमें एस्मी की मदर दिखाई जाती है जो कि कहती है, एस्मिलेट मेरी बात गौर से सुनो। उसके सामने एक छोटी सी बच्ची थी जो कि एस्मिलेट का छोटा सा वर्जन था। वो उसे कहती है कि आज के बाद तुम मेरी डॉटर होने वाली हो। इस जगह पर थोड़ी बात मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। अगर एस्मिलेट की मदर ने उसे अडॉप्ट किया है इसका मतलब कि वो नोबल ब्लड नहीं है, और अगर वो नोबल ब्लड नहीं है तो इसका मतलब वो मैजिक भी यूज नहीं कर सकती। लेकिन इस जगह वो मैजिक बहुत अच्छे से यूज कर पा रही है और आगे भी पार्ट्स में वो काफी अच्छे से मैजिक यूज करने वाली है। तो वापस हम स्टोरी में आते हैं। इसकी बात सुनकर एस्मिलेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसकी आंखों में उसकी चमक साफ साफ नजर आ रही थी। फिर वो उसको अच्छे से नहला धुलाकर उसे एक नॉवल की तरह तैयार करके सबके सामने पेश करती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम आज से मेरी बेटी हो और सारी उम्र तुम मेरी बेटी रहने वाली हो, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह से। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा खुश और खुशहाल वुमेन बनो, और तुम आज से सबसे ज्यादा खुशहाल वुमेन बनोगी। और यही बात सुनकर वो इस प्रेजेंट में उसने सेकंड प्रिंस को मदद के लिए ऑफर की थी। फिर वापस से सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हवाएं बहुत अच्छे से चल रही थी, पत्तियां हवा में लहरा रही थी और सामने सेकंड प्रिंस मौजूद था जो कि कह रहा था कि इस वक्त लेडी एस्मिलेट ने कहा था कि वो इस वक्त कैलिन के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद होगी, तो तुम दोनों आज के दिन ट्रेनिंग हॉल में साथ के साथ मौजूद होगे। तो अब जैसे कि तुम मेरी एडवाइस को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। वक्त एक दिन पहले में चले जाता है जब सेकंड प्रिंस भागता हुआ कैलिन के पास आया था। जब कैलिन रीना से ही कह रहा था कि वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे, उस वक्त की बात है।
تو اس وقت جب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اسے دوبارہ مدد کے لیے دعائیا کر رہا تھا کہ میری مدد کرو ان ایڈمز کا خاتمہ کرنے کے لیے، لیکن کیلین نے اسے بری طرح سے دھتکار کر بھیج دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آخر اب تم کیا چاہتے ہو اس سے، اور اس نے بالکل بھی اچھے سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا تھا۔ اب سین واپس پریزنٹ میں آتا ہے۔ اب کیلین اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ سیکنڈ پرنس گرلینڈ، جو کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک کم عقل انسان ہے جو کہ کسی چھوٹے چوہے کی مانند ہے، لیکن میں یہ بھول چکا تھا ایک چھوٹا سا چوہا بھی مجھے کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے۔ اور کیا ہوا اگر اس نے یہ ساری کی ساری باتیں جو کہ میں نے اس کے ساتھ کی ہیں اس نے رینا کو بتا دی، اور اس نے یہ ساری چیزیں پتہ لگا لی کہ اس کی ساری پریزنٹیشن جو کہ کانسل میٹنگ میں اس نے کی تھی وہ ساری کی ساری میری وجہ سے خراب ہوئی تھی، کیونکہ میں نے سیکنڈ پرنس کی اس وقت مدد کی تھی۔ آخر وہ کیا ایکسپریشن میرے سامنے پیش کرے گی؟ پھر میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ آخر کیا ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ اب اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا اور غصہ بھی آ جا رہا تھا، لیکن میں دور دور سے یہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بھی سسٹر اس کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہو اور وہ سب لگاتار اس کو سپورٹ کیے جا رہی تھی۔ سامنے سے اس کے ایسمے کھڑی ہوئی تھی جو کہ کہتی ہے کہ ویسے مجھے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے آپ دونوں کے بیچ کے معاملات کو۔ دوسری طرف کیلین، اس کا تو دماغ خراب ہوئے جا رہا تھا اور وہی ساری باتیں سوچ رہا تھا۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا تم یوں کرنا کہ تم نے پریٹینڈ کرنا کہ تم نے اس جگہ پر کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کچھ سنا، جس پہ ایسمینیٹ کہتی ہے آف کورس میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی، لیکن بس میں اس وقت فکر مند ہوں تھوڑے بہت لیڈی رینا کے متعلق۔ لیکن اس وقت آپ کا کیا ینگ ماسٹر؟ کیلین اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ دیکھ کر بالکل باقی لڑکیوں کی طرح ہی لگ رہی ہے، لیکن جب فرسٹ ٹائم میں نے اس کو دیکھا تھا تو یہ مجھے سب سے زیادہ ان عورتوں میں سے لگی تھی جو کہ لگاتار دور سے دوسروں کو آبزرو کرتی ہیں۔ لیڈی ازمی اب اس کی طرف آفر پیش کرتے کہتے کہ اگر آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکے تو میں پوری کوشش کروں گی کسی بھی طریقے سے میں آپ کی ہیلپ کر سکوں، اور یہ اس طرح کی ایک بونس ڈیل کے مطابق ہوگی جس طرح کہ آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے کی تھی۔ آف کورس میں لیڈی رینا کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، جو بھی آپ مجھ سے کہیں گے، اور میں انہیں کچھ بھی بتاؤں گی نہیں جو کہ اس وقت ہمارے بیچ ہوا تھا یا میں نے سیکنڈ پرنس اور آپ کی جو بات چیت سنی تھی اس کے مطابق۔ اس وقت لیڈی ازمی کے ذہن میں ضرور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اور وہ ضرور کیلین کا دل جیتنے کے لیے کر رہی ہے یہ سب کچھ، کیونکہ اس کی مدر